नमस्कार दोस्तों। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष जगत की जानी मानी हस्ती आचार्य शिव कुमार जी, अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ जयपुर से। आप ज्योतिष के प्रकांड और विद्वान हैं। आप सभी पद्धतियों से फलादेश करते हैं। गुरु जी के द्वारा हजारों विद्यार्थियों ने ज्योतिष विद्या प्राप्त की है और धीरे धीरे दुनिया के कोने कोने में स्थापित हो चुके हैं और लाखों लोगों को ज्योतिष का फायदा पहुंचाकर विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ जयपुर केंद्र का अध्यक्ष हूँ। मैंने 1987 में इंजीनियरिंग में बीई किया, उसके बाद मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन ली, लॉ किया, जर्नलिज्म के कोर्सेज किए। ये मेरी एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही। उसके बाद मैं 1983 से ज्योतिष पढ़ने लगा था। सन 2001 में सन 2000 में मैंने ज्योतिष का विधिवत अध्ययन किया और ऑल इंडिया एग्जाम में गोल्ड मेडल लिया। सन 2005 से मैं जयपुर केंद्र पे ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ और 2011-12 से इसकी अध्यक्षता कर रहा हूँ। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद इस संस्था में लगभग 2000 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और पास आउट हुए हैं। वर्तमान समय में मैं ज्योतिष के अध्यापन का ही मुख्य कार्य कर रहा हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट कोर्स किए थे, उसके बाद मैंने सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। अच्छी स्थितियों में, अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में मैंने काम किया। फिर जीवन में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो क्षेत्र छोड़कर मैं ज्योतिष की तरफ बढ़ता चला गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, इंजीनियरिंग की, लॉ किया, फिर इतना सब करने के बाद में आपका ज्योतिष की तरफ रुझान कैसे हुआ? जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं कई बार हुई कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या डेस्टिनी ही हमारे जीवन को चलाती है या भाग्य ही हमारे जीवन को चलाता है। उनमें से कुछ घटनाएं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने 1987 में इंजीनियरिंग की, उसके बाद मेरा चयन एसीपी के लिए हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए हो गया, जिसके इंटरव्यू के लिए मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता जा रहा था। तो रास्ते में जिस ट्रेन से मैं जा रहा था, उस रेल पर एक एक्सीडेंट हो गया और मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी समय पर वहां पहुंच नहीं पाया और इसलिए मेरा उसमें चयन नहीं हो सका। उसके बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी फिलिप्स नीदरलैंड्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं टाइमली जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने एक बहुत पसंद की नौकरी जो बॉम्बे में मुझे मिली, उसमें नंबर 2 पोजीशन पे काम किया। फिर जीवन में कुछ अचानक ऐसी घटना हुई कि मुझे वह नौकरी छोड़कर घर आना पड़ा, जयपुर आना पड़ा। फिर मैं एक फॉरेन कंपनी में, एनआरआई कंपनी में नैनीताल चला गया। वहाँ पे भी मुझे अच्छी पोजीशन मिली, गाड़ी बंगला सब मिला। और फिर मुझे कुछ समय काम करने के बाद घरेलू कारणों से अचानक छोड़कर आना पड़ा। तब फिर मैं सोचने लगा कि जीवन में क्या सब कुछ इसी तरह चलेगा? मतलब जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, कुछ अलग चीजें अचानक हो जाती है। तब फिर मेरा आकर्षण ज्योतिष की तरफ बढ़ता चला गया। 1983 से मैं ज्योतिष की किताबें पढ़ ही रहा था, कुछ ज्ञान अर्जित कर ही रहा था और इसके बाद में इसको विधिवत पढ़ने का मानस मेरा बनने लगा। सन 2000 में मैंने ज्योतिष का विधिवत अध्ययन शुरू किया। ऑल इंडिया एग्जाम में उच्चतम मार्क्स लेकर गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद भी मैं ज्योतिष को अलग अलग संस्थाओं से पढ़ता रहा, हैदराबाद से, चेन्नई से और भी अन्य जो भी सोर्सेज मुझे मिली, वहां से मैं ज्योतिष को पढ़ता रहा। 2005 पे मुझे ज्योतिष पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें कृष्णमूर्ति पद्धति, जैमिनी पद्धति जैसी पद्धतियां मैंने सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाई। उसके बाद ये मेरा ज्योतिष पढ़ाने का क्रम चलता चला गया और फिर 2011-12 में मैं इसका अध्यक्ष बना। फिर से तब से मैं इस कार्य में लगातार लगा हुआ हूँ। मैंने देखा कि ज्योतिष से व्यक्ति के बहुत सारी जीवन की समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाती है या डील हो जाती है और मुझे लगा कि देव विज्ञान है, ईश्वर ने इसका चयन, मेरा चयन इसके लिए किया है, तो मैं इसे अच्छी तरह से करूं और मैं अब अपना पूरा जीवन ज्योतिष को समर्पित कर चुका हूं। सर, एक सामान्य सा प्रश्न जो हर व्यक्ति के मन में आता है कि जब ये ग्रह नक्षत्र इतनी दूर पृथ्वी से हैं, फिर ये किस तरह से मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, आप सभी गूगल अर्थ के बारे में सुना, आप सभी गूगल अर्थ के बारे में जानते होंगे। जो गूगल अर्थ है वो सैटेलाइट से हमारे पृथ्वी पर
किसी भी लोकेशन को किसी भी हद तक ट्रेस कर लेता है, इवन मोमेंट्स भी को ट्रेस कर लेता है। हमारा घर, हमारे घर की छत, हमारी घर के बाहर खड़ी हुई कार, उसका कलर, उसका मूवमेंट भी गूगल अर्थ को दिख जाता है। हम कितना भी देखें, हमें वो सैटेलाइट दिखाई नहीं देता। तो हम देख रहे हैं कि कितनी दूर से वो सैटेलाइट पृथ्वी पर चीजों को कवर कर रहा है ना? मुझे भी बहुत लगता था कि ये ग्रह किस तरह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। तो जब मैंने इसको समझा, जब इसको जाना ज्योतिष को, तो बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। मैं उसको थोड़ा शेयर आपसे करना चाहूंगा। देखिए, ज्योतिष क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा पूर्व काल में चलते हैं। पूर्व काल में पृथ्वी पर जब जीवन का अस्तित्व आया, तब मानव जो है एक पशु की भांति जंगल में और या पृथ्वी पर विचरण करता था। तब वह खाली सा था और इधर उधर घूमता था। उसने सुबह पूर्व दिशा से सूर्य एक आग के गोले को उदय होते हुए देखा। उसने देखा कि शाम को वही आग का गोला पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। इस क्रम को उसने लगातार देखा। फिर उसने चंद्रमा को बदलती हुई कलाओं के रूप में देखा। रात के समय में आकाश में टिमटिमाते तारे जब उसने देखे, तो उसने देखा कि ये अलग अलग तारापुंज हैं, अलग अलग तारापुंज हैं और अलग अलग इनका एक एक आकार है। तो जब उसने देखा कि चंद्रमा इन तारापुंजों से जब गुजरता है और मंगल जो लाल ग्रह का एक तारा है, वो जब इन तारापुंजों से गुजरता है तो अलग अलग प्रभाव देता है। धीरे धीरे उसने इस प्रभाव को समझना शुरू किया, क्योंकि उस समय विशेष कोई कार्य नहीं था। उस समय का जो विकसित वर्ग था, उसने बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। जब उसने ध्यान लगाना शुरू किया तो उसे जो अंतरिक्ष में व्याप्त जो ऊर्जा है, वो किसी रूप में, स्पंदन के रूप में सुनाई देने लगी। तो उसे ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ। इस ज्ञान को वेद कहा गया। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद को फिर 4 भागों में बांटा गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर इनके उपवेद बने, इनसे पुराणें लिखी गई, इनकी टीका करी गई, इनका विश्लेषण किया गया और इनसे बहुत सी जन उपयोगी विद्याओं का उद्भव हुआ। ज्योतिष माने प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, ईश माने ईश्वर, ज्योतिष माने ईश्वरीय प्रकाश। ज्योतिष वेदों का अंग है। ज्योतिष से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल देखा जाना संभव हुआ। ज्योतिष में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग 40 से 50 पद्धतियां अवतरित हुई और उनका प्रयोग किया जाने लगा। उसमें से कुछ मुख्य पद्धतियां बनी और उन पर अध्ययन किया जाने लगा। रात के समय उसने देखा कि जो आसमान में टिमटिमाते हुए तारे हैं, ये जो तारे हैं, ये अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। दिन के प्रकाश में ये दिखाई नहीं देते। तब उसने इस चीज का अंदाज लगाया कि ये तारे तो अपनी जगह स्थिर ही होते हैं। इनको नक्षत्र कहा गया और नक्षत्र का अर्थ होता है न शर्ती, माने जिनका क्षय ना हो, जो अपनी इस जगह स्थिति पर बने रहें। तो इनको अंतरिक्ष का माइलस्टोन माना गया। चंद्रमा और सूर्य और अन्य ग्रह जब इन पर से गुजरने लगे, इन तारापुंजों में से जब चंद्रमा को, सूर्य को, मंगल, शुक्र व अन्य ग्रहों को गुजरते हुए मनुष्य ने देखा, तब उसने इसके प्रभाव को, इससे पृथ्वी पर और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना शुरू किया। इन ग्रहों का इस तारापुंजों में चलना ही फलादेश का मुख्य आधार बना। आपने जो प्रभाव की बात अभी करी, हम सभी जानते हैं कि सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी सी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सर्दियों के दिन में तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है सूर्य में बैठना। हम बिल्कुल ऊर्जावान महसूस करते हैं। विटामिन डी हमें इससे मिलता है। विज्ञान भी इस चीज को मानता है। शाम के समय हमें चंद्रमा बहुत शीतलता देते हैं। ये शुक्र ग्रह जो हैं, अधिक चमकीले से जो तारे हैं, जो शुक्र ग्रह हैं, उनका प्रभाव, मंगल का प्रभाव, ये सभी प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य ने इनका आकलन करना शुरू किया और उसे कहीं उसको कहीं रिकॉर्ड करना शुरू किया। उस समय का विकसित वर्ग बाद में ऋषि, मुनि, महर्षि कहलाया। उन्होंने इस चीज को देखा कि चंद्रमा जब इस अंतरिक्ष में से गुजर रहे हैं, उस तारापुंजों में से गुजर रहे हैं, तो विशेष तारापुंज में चंद्रमा जब गुजर रहे हैं, उस समय किसी बालक का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो उसमें कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। इस तरह के ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही नक्षत्रों का नामकरण किया गया। तब इनकी स्थिति को स्थिर करके एक खाके में लिख लिया जाता है। उस खाके को हम कुंडली कहते हैं, जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म बच्चे का भी हो सकता है, प्रश्न का भी हो सकता है, कोई मकान, फैक्ट्री, बिजनेस का जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसका भी हो सकता है। इन सभी की कुंडलियां बनाई जाती है। कुंडली बना करके दशाएं निकाली जाती है, ग्रह स्पष्ट किए जाते हैं, भाव स्पष्ट किए जाते हैं। उसी के आधार पर फलादेश किया जाता है। इस तरह से ये ज्योतिष विद्या हमारे
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को देखने का एक बहुत अच्छी एक विद्या कही जा सकती है। इस तरह से इस कुंडली को बनाकर उससे फलादेश करना, ये ज्योतिष की एक बहुत बड़ी विधा बनी। सर मैंने देखा है कुछ लोग तो कुंडली देखते ही 5 मिनट में बता देते हैं और कुछ लोग 1 घंटा भी ले लेते हैं कुंडली देख के बताने के लिए। तो इसमें दोनों विद्याओं में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छी जिज्ञासा का विषय है कि किस तरह कुछ लोग 5 मिनट में ही कोई या 1 मिनट में ही बहुत बड़ी बात कह देते हैं और कुछ लोग बहुत देर देखने के बाद भी चीज़ों को नहीं बता पाते। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ प्रश्न होते हैं वो संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम के लिए होते हैं। कुछ प्रश्न जो है वर्तमान स्थिति के लिए होते हैं। मान लीजिए किसी ने आकर के पूछा कि साहब मेरे बच्चे का जीवन कैसा रहेगा? इसको जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? अब इस प्रश्न को अगर देखना है तो ये प्रश्न हस्तरेखा से और जन्म कुंडली से देखा जाएगा और अगर शॉर्ट आंसर चाहिए तो इंस्टेंटली देखा जाना संभव हो सकेगा। अगर उसने पूछ लिया कि ये बच्चा कोई इंटरव्यू देके आया है, इसका उसमें सिलेक्शन होगा क्या? तो उसको हम प्रश्न कुंडली से या लक्षण ज्योतिष से भी उसका उत्तर हम दे सकते हैं। स्वर विज्ञान आदि हैं और भी चीजें हैं जिनसे उत्तर दिया जा सकता है। तो प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पूछने वाला कौन है, किस तरह पूछ रहा है, इन सब बातों का ध्यान रख करके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि पूछने वाला जो व्यक्ति है, अगर वह पात्र है तभी उत्तर दिया जाता है और वो जिस तरह पूछ रहा है उसी तरह उत्तर दिया जाता है। मान लीजिए किसी को अपने बच्चों का संबंध तय करना है, वो फोन पर ही जानना चाहता है, आना ही नहीं चाहता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? तो आप उसको उस तरह से ही देख करके आप बता देंगे। कोई व्यक्ति आपके पास पूरा एक तरीके से आकर के पूछता है तो आप उसका पूरा गहन अध्ययन करके, जो भी पद्धतियों से देखा जा सकता है देख करके, और फिर उसके विस्तार में सारी बातें बताएंगे। तो ये सारी चीजें देश काल परिस्थिति पर निर्भर कर जाती है। बाकी 5 मिनट में देखकर बताया जाना भी संभव है और 50 मिनट भी बहुत कम पड़ जाए ये भी संभव है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ चीजों को एसेंशियली, मतलब मैं प्रयोग में लेता हूं। मैं प्रश्न कुंडली देखता हूं, उसके बाद में लक्षण ज्योतिष देखता हूं, जन्म कुंडली देखता हूं और उसके अलावा मैं हस्तरेखा आवश्यक रूप से देखता हूं। मेरा ऐसा मानना है, ज्योतिष के क्षेत्र में लगभग 35 साल से ज्यादा मैं अपना समर्पण मेरा हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि वो जीवन से संबंधित है तो बिना हस्तरेखा के नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हस्तरेखा जो है वो ब्रह्मा जी की बनाई हुई कुंडली है, उसमें रेखाएं कभी बदलती नहीं है और जो बदलती है बहुत माइनर चेंजेस आते हैं और फिर भी आप बहुत हद तक उसको देख सकते हैं। तो मैं इसको कहना चाहूंगा कि प्रश्न कुंडली और हस्तरेखा आवश्यक रूप से देखी जानी चाहिए। सर ये बतलाइए कि क्या ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के अलावा पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं और भी जीव जंतु हैं, क्या उन सब पे पड़ता है या खाली मनुष्य पे ही पड़ता है? देखिए, ज्योतिष का प्रभाव तो पृथ्वी पर जितनी भी जीवित या निर्जीव वस्तुएं सभी पर पड़ता है। जिसका भी भौतिक अस्तित्व है या जिसका भी किसी भी रूप में पृथ्वी पर अस्तित्व है, उन सभी पर इन ग्रहों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है और ये बात शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए निर्जीव वस्तु की, तो कोई पत्थर है वो रास्ते का पत्थर बनता है, कोई पत्थर है जो पूजा के लिए जिससे मूर्ति बनती है और कोई किसी मुकुट का पत्थर बनता है, तो कोई पत्थर नींव के अंदर दबा दिया जाता है। तो देखिए उनका भी एक भाग्य है। आप ऐसा भी देखेंगे कि बहुत से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, पृथ्वी पर जो एक स्फीयर है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, रेखांश और अक्षांश से कोई बिंदु निर्धारित किया जाता है। उस बिंदु पर कुछ विशेष चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देखेंगे कि किसी जगह की कोई चीज बहुत फेमस होती है, जैसे हम कहेंगे कि इलाहाबाद के अमरूद, नागपुर के संतरे, जम्मू कश्मीर के मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स, लाइक इस तरह की कोई चीजें कहीं कहीं पर क्यों अपना वर्चस्व रखती हैं। तो ये चीज है कि सभी चीजें जो जीवित हैं, निर्जीव हैं, पशु पक्षी हैं, सभी पर ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर ज्योतिष को विज्ञान क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष के 3 स्कंध होते हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत जो है उसमें पूरी एस्ट्रोनॉमी है, माने हमारे सौर मंडल में, आकाश में अनेक तारामंडल हैं और हमारा जो हम जिसमें रहते हैं वो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने भौतिक पिंड हैं, उनकी क्या डायमेंशंस हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या चलने की गति कितनी है और उनका प्रभाव पृथ्वी पर कैसा पड़ता है, ऋतुएं कैसे बनती है, ये सारी चीजें जो है ये सब एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है। तो ज्योतिष जो है पूरी एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है
और हम ये देखते हैं कि उसमें भी बहुत चीजें जो बताई है कि इस तरह से ग्रहों के चलने से मौसम बनते हैं, ऋतुएं बदलती है। ज्योतिष में भी हम देखते हैं कि ग्रहों के चलने से पूरा पूरा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, है ना? और जो पृथ्वी है वो भी पंच तत्वों से बनी हुई है। और इसीलिए कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो ग्रह चल रहे हैं, जो असर पृथ्वी पर पड़ रहा है वो हम पर भी पड़ रहा है। और ये विज्ञान कैसे है, जो बात आपने कही, देखिए पृथ्वी पर 3/4 पानी है और हमारे शरीर में भी लगभग 3/4 पानी है। तो जब हम कहीं समुद्री किनारे पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शाम के समय जब चंद्रोदय का समय होता है तो पृथ्वी तो पानी जो है वो 15 से 20 फुट 25 फुट ऊपर आ जाता है और सुबह वो पानी वापस नीचे चला जाता है। तो हम देखते हैं कि चंद्रमा का जल पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी 3/4 जल है, पानी है, तो उसमें भी चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह है वो चंद्रमा है। अगर हम बात करें भृगु संहिता की तो वो चंद्र कुंडली पर ही आधारित पूरा फलादेश उसमें लिखा गया है। एक आधार है जिससे फलादेश किए जाते हैं, जिसको जोड़ करके फलादेश किए जाते हैं। तो ये अ, एक एक साइंस ही है, इसको हम देव विज्ञान कह सकते हैं। सर, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस माना जाता है? साइंस का अर्थ है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है आध्यात्मिक विज्ञान। तो जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक विज्ञान की सीमाएं शुरू होती है। साइंस के विज्ञान को देखा जा सकता है और आध्यात्मिक अ, विज्ञान को महसूस किया जा सकता है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इस तरह से ये दोनों ही में इतना ही फर्क है। साइंस का आधार है सांख्यिकी डाटा और आध्यात्मिक विज्ञान का आधार है पुनर्जन्म। आध्यात्म पुनर्जन्म की थ्योरी पर ही चलता है। विश्व की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस पर कार्य किया है और उन्होंने बहुत से केसेस में मनुष्य को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में ले गए हैं। ऐसी एक संस्था है जिसने 10,000 केसेस पे ये कार्य किया है और उनको वो हिप्नोटाइज करके पिछले जन्मों में ले गए हैं। पिछले जन्म से पिछले जन्म में, पिछले जन्म से पिछले जन्म में, इस तरह वे ले गए हैं और उनसे प्रश्न पूछे हैं जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और बाद में उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने जाकर के वहां देखा कि क्या इस नाम का कोई व्यक्ति वहां रहता था, क्या इस नाम का व्यक्ति इस पते पर रहता था, उसकी मृत्यु इस तरह से हुई थी। तो 8,500 केसेस में लगभग उन्हें वो डाटा सही प्राप्त हुआ और जो केसेस नहीं मिले उसमें भाषा की समस्या कुछ रही, इसलिए वो उसको नहीं देख पाए। लेकिन ये बहुत सफिशिएंट डाटा है जिस पर हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। बहुत बार तो हम भारत में भी इस चीज को देख पाते हैं कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद आसपास के ही स्थान पर जन्म ले लेता है। तो ये पुनर्जन्म होता है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। देखिए अंतरिक्ष में या हम कहें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, आकाश माने खुली जगह। इस खुली जगह में एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से ही हम कोई कम्युनिकेशन कर पाते हैं, बात कह पाते हैं, हम कोई अपने मोबाइल का या टीवी का सिग्नल रिसीव कर पाते हैं। उस ऊर्जा से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। तो जो भी चीज हम करते हैं अच्छी या बुरी उस ऊर्जा में समाहित हो जाती है और उसका प्रतिफल हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए हम निरंतर कोई छोटे छोटे अच्छे कार्य करते हैं तो हमें छोटे या बड़े रूप में या इकट्ठे होके कोई बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसी तरह हम छोटी छोटी कोई गलतियां करते हैं, कोई ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं किए जाना चाहिए, तो वो उनकी ऊर्जा इकट्ठी हो करके और वो किसी बड़े रूप में भी कभी हमारे सामने आती है। इसी को हम कार्मिक डीड्स कहते हैं या अपने कर्मों का फल कहते हैं। तो इसलिए ये हमारे जीवन में निरंतर चलता है और इसी का अध्ययन और इसी में सुधार करने के लिए हम ज्योतिष विज्ञान का प्रयोग करें, ऐसा मैं विचार करता हूँ। सर, जब कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आता है, आपको कुंडली दिखाता है और अगर ये पता चलता है कि उसको कोई पूर्व में कर्म दोष है या वो कर्मों की वजह से अपना कोई कष्ट उठा रहा है, तो आप उसको रेमेडी जो बताते हो कैसे बताते हो? देखिए जब हमें कोई कुंडली दिखाता है तो या तो जन्म कुंडली होती है उसी को देख लेते हैं या प्रश्न कुंडली बनाते हैं या हाथ में ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। फिर जिस भी ग्रह का दोष होता है वो ग्रह किस राशि में बैठा है। मान लीजिए देखिए राशि 4 तरह की होती है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि तत्व राशि में यदि ग्रह बैठा है तो उसका हवन करवाने की सलाह दी जाती है।
पृथ्वी तत्व राशि में ग्रह हो तो उस वस्तु उसके उससे संबंधित वस्तु को जमीन में दबाने की सलाह दी जाती है। जल तत्व राशि में अगर बैठे हों तो उसको जल में प्रवाहित करने के लिए कहा जाता है, और यदि वायु तत्व राशि में हो तो उसका जप आदि कराने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से इस चीज को भी कहीं कंसिडर किया जाता है कि वो किस तत्व की राशि में ग्रह बैठा है जिसकी की तकलीफ चल रही है। तो एक एक ये बात हो गई। उसके अलावा वो ग्रह कुंडली में योग कारक है या नहीं है, उसे धारण करना चाहिए या उसका दान करना चाहिए, ये सारी बातें भी उसमें देखी जाती हैं। और जो रेमेडीज हैं उसमें पूजा पाठ आदि तो बताई जाती है, मंत्र जब बताया जाता है, पर बहुत बार लोग इसको ठीक से कर नहीं पाते। तो उनके लिए एक आसान सा और अच्छा उपाय हो सकता है रत्न धारण करना या जेम स्टोन्स धारण करना। लेकिन जेम स्टोन्स में बहुत हीटेड या नकली रत्न भी आ जाते हैं, तो वो जब ले तो किसी ऑथेंटिक पर्सन से लिए जाने चाहिए, किसी जेमोलॉजिस्ट से लिए जाना चाहिए जो उस बारे में पूरा ज्ञान रखता हो और उसका उसका एक अच्छा विद्वान हो। तो वो रत्न जो हैं वो निश्चित रूप से प्रभाव देते हैं, और पहले पहनते ही वो अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। प्रभाव कुछ रत्नों का तुरंत दृष्टिगोचर हो जाता है, कुछ का थोड़ा समय लगने के बाद देखने में आता है, लेकिन रत्न निश्चित रूप से अपना प्रभाव देते हैं। सर, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसे कि आपने ज्योतिष विद्या में इतना ऊपर तक गए, इतना आपने नाम कमाया, तो कौन सा ग्रह ऐसा था जिसने आपको सपोर्ट किया? तो 1 5 9 माने धर्म त्रिकोण, 2 6 10 माने अर्थ त्रिकोण, 3 7 11 माने काम त्रिकोण, और 4 8 12 माने मोक्ष त्रिकोण। तो जो 1 5 9 है धर्म त्रिकोण होता है, और उसमें भी जो लग्नेश है, जो पहला भाव होता है वो बहुत बली होता है। तो पहले भाव के स्वामी लग्नेश कहलाते हैं। तो मेरे लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा, वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो 8वां घर जो है वो गूढ़ विद्याओं का घर है। तो ऐसा कोई योगा योग था कि मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में आना था, और ये योगा योग से मैं इसमें जा पाया, और ये अध्ययन मैंने किया। परंतु ज्योतिष में जाने के लिए जो और चीजें हम देख सकते हैं कि या तो आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित ग्रह आपको ले जाते हैं, या जीवन में बहुत समस्याएं आती है, बहुत रुकावटें आती है, तो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है कि चलो इस ज्ञान के बारे में कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे योगा योग कुंडली में होते हैं। तो मेरे इसमें दोनों ही योग बन गए, क्योंकि लग्नेश भी अष्टम में जाके बैठ गए, और जीवन में समस्याएं भी बहुत देखी, रुकावटें, अनफोर्सीन चीजें बहुत हुई। उनका अध्ययन करते करते मैं इसमें जाता चला गया। तो ये एक प्रक्रिया है जो होनी थी। मेरे 10वें घर में गुरु बैठे हुए हैं, मेष राशि के, मित्र राशि के गुरु बैठे हुए हैं, और मेष राशि मतलब मंगल जो है मेरे योग कारक ग्रह हैं, लग्न में मेरे सूर्य बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ग्रहों का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना जो मुझे इस क्षेत्र में ले गया, और जिसने मुझे इस ऊंचाई पर पहुंचाया। सर, ग्रहों से प्रोफेशन कैसे देखा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई किसी को डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो लॉयर बनना है, तो ये कैसे देखते हैं, कैसे देखा जाएगा ये? जातक के जन्म लेते ही उसका प्रारब्ध तय हो जाता है। तो वो जीवन में क्या करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, कितने समय तक किसी कार्य को करेगा, ये चीज पहले से ही तय हो जाती है। तो इसको हम कुंडली में ग्रहों से जोड़कर बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे आपने बात की डॉक्टर के लिए, तो जैसे डॉक्टर जो है वो हमारे पेशों में उच्चतम स्तर का पेशा माना जाता है। या सरकारी नौकरी होना, राजकीय नौकरी होना, उसको भी बहुत ऊंचे स्तर पर देखा जाता है। तो इसके लिए सूर्य की स्थिति देखी जाती है। सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के स्वामी है, राजा हैं, और उच्चतम स्थिति को देखने के लिए सूर्य को देखा जाता है। सूर्य माने आखिरी शब्द देने वाला व्यक्ति, सबसे उच्चतम स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो सूर्य का संबंध यदि 10वें घर से बने जो कि कर्म का भाव है, या छठे घर से बने जो कि नौकरी का भाव है, तो व्यक्ति कहीं सरकारी नौकरी में या मेडिकल प्रोफेशन से या मेडिकल के क्षेत्र में जा सकता है। अच्छी स्थिति में हो तो डॉक्टर बन सकता है। इस तरह हम देखते हैं। आपने बात करी लॉ की, तो लॉ के लिए देखिए शनि जो है न्याय के देवता हैं। शनि का बुध का और शनि का बृहस्पति का संबंध बनता है तो व्यक्ति लॉयर बनता है। अगर इंजीनियरिंग के लिए हम देखें तो शनि का मंगल का संबंध बने 10वें घर से, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो इंजीनियर बन सकता है। अगर बुध का संबंध बने बृहस्पति से, शुक्र से, तो व्यक्ति एमबीए बन सकता है, या मान लीजिए अकाउंट्स के क्षेत्र में जा सकता है। इस तरह से सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं, सभी प्रोफेशंस के कॉम्बिनेशंस हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं। अभी कोई व्यक्ति आकर के पूछता है कि सर मैं जीवन में क्या करूंगा, तो देखिए ग्रह तो हम 9 ही देख रहे हैं। वैसे तो 12 ग्रह देखे जाते हैं, पर मुख्यतः अभी 9 ही ग्रह हम देखते हैं। तो उन 9 ग्रहों में एक एक ग्रह के पास बहुत सारी चीजें होती है।
तो उस व्यक्ति से हम पूछते हैं कि भाई आपके सामने कौन-कौन से प्रोबेबिलिटीज़ अभी है। तो वो जो बताते हैं उसको हम ग्रहों से और उसकी दशाओं से जोड़ कर देखते हैं। तो हमें तुरंत ही सही उत्तर मिल जाता है। वो ना भी बताए तो हम एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवन में इस क्षेत्र में जाएगा। मान लीजिए टेक्निकल क्षेत्र में जाएगा, मान लीजिए इधर जाएगा, लाइक अपन तय कर सकते हैं। मैं इसमें 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि एक महिला जो उच्च स्तर पर कार्य कर रही थी किसी एनजीओ में, हेडिंग पोजीशन पर थी। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरे पास एक छोटे स्तर पे सरकारी नौकरी का ऑफ़र आया है और मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ मेरी प्रेज़ेंट जॉब में जो कि प्राइवेट जॉब है। तो क्या मुझे जाना चाहिए? ये उनका एक प्रश्न मेरे सामने था। मैंने उनकी जन्म कुंडली डालकर देखी और मैंने देखा कि महादशा बदल रही है। तो उनका प्रश्न ये था कि क्या मुझे जाना चाहिए और क्या मेरे लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा? तो साफ ही दिख गया कि सूर्य की महादशा आ रही है, माने उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और सूर्य माने ताप, तो वो स्ट्रेस भी लेंगी, बहुत कुछ सीखेंगे भी, ये भी चीज़ साफ थी। मैंने उनसे कहा कि देखिए सूर्य की महादशा आ रही है, आप इस जॉब में जाएँगी, ये अच्छा है होगा या बुरा होगा ये बात का प्रश्न है। अगर मैं मना करूँगा तो भी आप जाएँगी। हुआ यही कि उनके पेरेंट्स ने कह दिया कि सरकारी नौकरी मिल रही है, छोड़नी नहीं है, तो वो बराबर उस जॉब में गई। तो जो ग्रह है आपके आते हैं, वो बराबर आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। एक व्यक्ति जिसका क्रैशर चल रहा था, क्रैशर का काम था, उसको राहु की दशा आ गई, तो उसने ट्रांसफॉर्मर्स का काम कर लिया। तो इस तरह से देखिए ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स का काम कर लिया। राहु जब आते हैं तो ऑयल का, चमड़े का, कोयले का, किसी इस तरह की वस्तुओं का कार्य वो कहीं जोड़ देते हैं, करवा देते हैं। तो वो चीज़ हुई। तो जब ग्रह दशा बदलती है तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बदल जाता है, ऐसा कहा जा सकता है ना? तो ग्रहों से हम बराबर देख सकते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में जाएगा, क्या काम करेगा और किस दिशा में कितना सफल होगा, आदि हम देख सकते हैं। सर सर कई बार ये देखने में आया है कि किसी व्यक्ति की कुंडली भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा होता है, मगर फिर भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, इतना अच्छा नहीं उसके उससे हो पाता। तो इसके पीछे भी क्या कोई विशेष कारण होते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। देखिए आज इस प्रश्न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। हम लोग ज्योतिष के बारे में बहुत संशय लेके चलते हैं। सामान्य सामान्य जो आम जनता है ज्योतिष के बारे में बहुत ही संशय लेके चलती है, जबकि ज्योतिष बहुत ही परफेक्ट और पूर्ण विज्ञान है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो कुंडली है, वो बहुत ही परफेक्टली बनी हुई होनी चाहिए। माने अगर देखिए, अगर हम कुंडली देखते हैं, सामान्यतः जो वैदिक ज्योतिष में कुंडली लोग देखते हैं, उसमें वो राशियों के आधार पर प्रेडिक्शन देते हैं, फलादेश करते हैं। और हमें उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी वो स्तर मिला था, वो नक्षत्र ज्योतिष का मिला। फिर हमने कृष्णमूर्ति ज्योतिष पे कार्य किया और उसके बाद कस्पल इंटेलिजेंस पे कार्य किया। तो हमने ये देखते हैं कि हमें जन्म समय की एक्यूरेसी जो है वो 10-20 सेकंड की एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। अगर ये एक्यूरेसी नहीं है तो उत्तर गलत हो सकता है, इसकी बहुत संभावना है। 10 में से आप मान लीजिए 4 उत्तर आपके गलत हो सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उससे हम हस्तरेखा और प्रश्न कुंडली से देख लेते हैं। इससे वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है और फिर हम उसे उपाय बता देते हैं। तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। ज्योतिष एक ईश्वरीय विद्या है और इसमें किसी-किसी प्रश्न का उत्तर इंस्टेंट दिया जा सकता है, जो लाइफ टाइम का प्रश्न है और वो प्रतिशत सही जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे बहुत मेहनत करने के बाद भी उत्तर नहीं मिलता है। तो इसलिए ज्योतिष को संशय की नज़र से भी देख लिया जाता है। पर ये बहुत साइंटिफिक है, इसको समझने की आवश्यकता है कि कोई उत्तर हमें क्यों मिल गया और क्यों कोई कोई उत्तर हमें क्यों नहीं मिला। जो मेरी विशेषता मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो वो ये कहना चाहूँगा कि हर सेंटेंस जो मैं अपने प्रेडिक्शन में कहता हूँ, उसकी रीज़निंग देता हूँ साथ में। अगर मैंने आपसे ये भी कहा कि आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं बताऊँगा क्यों हैं। अगर आपके बृहस्पति पर्वत से हृदय रेखा जा रही है, तो आप अच्छे इंसान हैं। अन्यथा आप मैनिपुलेशन करते हैं या आप में कुछ कमियां हैं, तो वो मैं चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा, एक अलग बात हो गई। लेकिन बात अगर मैंने कही है तो उसका रीजन है, तो मैं टेक्निकल रीजन के साथ पूरा कंसल्टेशन देता हूं। ये कंसल्टेशन जूम और गूगल मीट पर भी होते हैं, तो आप उसको सामने परोक्ष रूप से देख सकते हैं। मैं आपका हाथ खोल करके, कुंडली खोल करके, पॉइंटर ले जाकर के चीजें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो पूरा टेक्निकल डिस्कशन होता है। उसमें ऐसा नहीं रहता कि आप ये कर देना वो कर देना, ऐसा नहीं रहता, पूरा टेक्निकल जाता है वो। तो ये चीजें कुछ हम ईश्वर से प्रार्थना करके मांग भी लेते हैं कुछ रेमेडीज और इस तरह से देखते हैं। तो ये उम्मीद करना कि हर चीज हम देख लेंगे संभव नहीं है। मेरे पूरे जीवन में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर दे दे। हम प्रयास करते हैं, जो मिलना होता है मिल जाता है, पर मिलता है ऐसा मैंने देखा। सर निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को अब ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप हमें हमारे दर्शकों को सिखा सकते हैं? और अगर जैसे वो सीखना चाहें तो क्या उनको आना आना ज़रूरी है, या तो दूर बैठे भी वो सीख सकते हैं? तो ये कैसे होता है वो आप हमें बताएँगे सर? देखिए, अब ज्योतिष विद्या और इसकी विभिन्न पद्धतियां बहुत जगह, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती है।
जो संस्था मैं जयपुर में यहाँ पे जिस संस्था में कार्य कर रहा हूँ, ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है। लगभग 100 केंद्र इसके देश विदेशों में फैले हुए हैं। उसका एक पूरा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। उसमें किस मॉड्यूल में कितना क्या पढ़ाना है वो पूरा वर्णित है। ये क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज में आके भी अटेंड की जा सकती है और ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी होती है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो उसमें आप विश्व में कहीं भी बैठे हो वो संभव है, लेकिन मॉड्यूल जो चलते हैं उसके हिसाब से एडमिशन्स हो जाते हैं और पढ़ाया जाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता और जिसको प्रभु इस कार्य के लिए चयन करता है, वही व्यक्ति अगर आपको ज्ञान देता है तो वो ज्ञान सार्थक होता है। अगर संभव होता कि किताबें पढ़कर, यूट्यूब वीडियोस देख कर के हम सीख जाएं, तो दुनिया में पता नहीं बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते। आपको कार चलाना सीखना है और आप यूट्यूब वीडियो देख के सीखोगे तो कैसे सीखोगे, आप अंदाज लगा सकते हो, है ना। तो इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। और जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में हैं और आपको कहीं जाना है, तो आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अगर आपको गाइड नहीं करने वाला है तो वो कार्य, वो चीज हो तो जाएगी लेकिन आपको बहुत समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप सीखता है तो जो चीज वो 5 साल में जाके सीखेगा, अगर वो हमारे पास सीखता है तो मैं मैक्सिमम यानी अधिकतम 6 महीने में वो सीख लेगा। तो गुरु को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है उसके खुद की एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, तभी वो नॉलेज या वो ज्ञान ट्रांसफर होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आप बैच में भी सीख सकते हैं और इंडिविजुअल भी सीख सकते हैं। तो वो उस बारे में बात की जा सकती है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी चर्चा को सुना और आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि आप इस दैवीय चर्चा में, ईश्वरीय विद्या की चर्चा में शामिल हुए। और अगर संदेश की बात करें तो मैं अपना जो अनुभव का सार है वो आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में हम जो देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यही एक संक्षिप्त सार है। तो हम किसी भी व्यक्ति को अच्छी ऊर्जा दें। आपके साथ कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो और उसके साथ अगर आपके संबंध किसी भी कारण से बिगड़े, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। तो आप क्या करें? अगर या तो पहले उपाय कर लें, उपाय करने से अगर रास्ता ना मिले, तो उस व्यक्ति के लिए मन में बुरी भावना ना रखते हुए आप उससे दूरी बना लें। क्योंकि जब भी वो पास आएगा आपको वो माइनस रेडिएशंस देगा या मेलेफिक एनर्जी देगा, तो आप दूरी बना लें, लेकिन आप उसके प्रति गलत भावना ना रखें। कोई भी व्यक्ति जीवन में, दुनिया में गलत नहीं है। ये 6 और 9 का फर्क है। आप अपनी जगह खड़े होकर के देख रहे हैं, वो अपनी जगह से कार्य कर रहा है। तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा जघन्य अपराध कर जाता है, तो आपको मन में यही रखना है कि ये सब तय था और वास्तविकता है ये, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं यूं ही कहना चाहूंगा कि आप सभी के लिए निर्मल भाव रखिए और जिससे बहुत तकलीफ मिल रही है, पहले तो मन ही मन उससे माफी मांग लीजिए। चाहे सारी गलती उसी की है, फिर भी आप मांग लीजिए। आपका वो संबंध बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा, तो दूरी बना लीजिए। पर मनुष्य कोई भी खराब नहीं होता। आप किसी भी कारण से नहीं होता। आप किसी भी कारण में सारे ही कारण को गिन लीजिए। ये मेरे जीवन का अनुभव है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और हमें जो कार्यशैली अपने जीवन में जो कार्य करना चाहिए, वो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार करना चाहिए। माता पिता का इसमें कोई भी रोल नहीं कि माँ बाप ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, ये सब नहीं। शास्त्र क्या कहते हैं उसी को आप फॉलो करिए। और शास्त्र कौन से? वेद शास्त्र। जन्म कुंडली में दूसरे भाव से वाणी और धन देखा जाता है। तो जीवन में जो सबसे बड़ा धन इंसान के पास होता है वो वाणी होती है। तो जब भी किसी से बात करें तो पूर्ण आदर के साथ बात करें, पूरा आदर देते हुए बात करें, क्योंकि जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगा। इस बात का हमेशा स्मरण रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये चैनल जो श्री जी ने शुरू किया है, ये बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए एक अच्छा संदेश लेके जाएगा और उन्हें ज्ञान की बातें बताएगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। मैं इन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये बहुत आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।